भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक गुलाबी शहर जयपुर। एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अग्निहोत्री टेक्सटाइल्स। वहाँ एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आकर रुकी और अगले ही पल उसमें से एक नौजवान बाहर निकला। उसने आंखों पर ब्लैक कलर का गॉगल्स चढ़ाया, कोट और टाई को ठीक किया और अपने एक हाथ में छोटा सा सूटकेस लिए आगे ऑफिस की तरफ बढ़ गया। और यह नौजवान लड़का कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो नील अग्निहोत्री है, जिसकी उम्र 27 साल, 6 फुट लंबी हाइट, गोरा रंग, काली आंखें, एकदम जिम में बनाई हुई परफेक्ट बॉडी, ट्रिम किए हुए बाल और बियर्ड, कुल मिलाकर दिखने में परफेक्ट, पर बाय नेचर वह ज़रा एरोगेंट था। अब तक वह लंदन में अपना बिजनेस संभाल रहा था। अब पापा के कहने पर उनका बिजनेस संभालने के लिए आज ही इंडिया लौटा है। उसके ऑफिस के अंदर आते ही स्टाफ से लेकर सारे गार्ड ने खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसने बस सबको एक नज़र देखा और अपने केबिन में चला गया और वह अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी डोर पर नॉक हुआ। मे आई कम इन सर? यस कम इन। असिस्टेंट नवल केबिन में आया और कहा, सर मीटिंग हॉल में सारा सेटअप तैयार हो गया है। ओके। और मिस्टर स्मिथ? यस सर, क्लाइंट स्मिथ भी आ चुके हैं। आप हाँ बोलेंगे और मीटिंग हॉल में पहुंचेंगे तो भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी उन्हें वेटिंग एरिया में रहने दो। जब मैं बोलूँगा तब उन्हें अंदर भेजना। जी सर। तभी उसके पापा अंकित जी ने अंदर आते हुए कहा, बेटा फर्स्ट टाइम आप मेरे क्लाइंट, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आई नो डैड। तो कर लेंगे ना, मेरा मतलब आपसे हो जाएगा या मेरा रहना ज़रूरी है? बिल्कुल कर लूँगा डैड, क्यों परेशान हो रहे हैं? और आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे आपको मेरी स्किल देखने के लिए रुकना है तो रुक सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं रुकना है। मुझे यकीन है तुम सब अच्छे से हैंडल कर लोगे, तो थोड़ा भरोसा रखिए। वेरी गुड, भरोसा है बेटा, तभी दिया है। अगर यह मीटिंग सक्सेस रही ना तो उनके साथ हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। हमारी टेक्सटाइल की जो कंपनी है उसका नाम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हो जाएगा। बिल्कुल होगा पापा, जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा होगा। बस भरोसा रखिए और अपना साथ बनाए रखें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। बोलकर अंकित जी निकल गए और अब नील मिस्टर स्मिथ का इंतज़ार करने लगे। कुछ सेकंड बाद नवल आया। सर स्मिथ? बुलाओ उन्हें। और कुछ ही सेकंड बाद डोर ओपन होता है और वहाँ एक लड़की आती है और बहुत ही मीठी आवाज़ में कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर नील, हाउ आर यू? नील पलटकर देखता है तो वह चौंक जाता है। सामने दरवाजे पर स्मिथ नहीं, कोई यंग लड़की थी जिसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल होगी। हाइट 5 फुट 5 इंच, गोरा रंग, नीली आंखें और सुनहरे बाल और एकदम गुलाब के पंखुड़ी से कोमल मुलायम होंठ। वह पूरा बिजनेस लुक में आई थी। अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, होंठ पर न्यूड लिपस्टिक लगाए, बिजनेस सूट के साथ हाई हील्स पहने वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जिससे कैसेनोवा टाइप बंदा नील अग्निहोत्री का दिल बेईमान हो रहा था और ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस पर ठिठक गई। हेलो मिस्टर नील, कहाँ खो गए आप? नील उसकी आवाज़ सुनकर सकपका जाता है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर स्मिथ कहाँ हैं और आप कौन? और नवल की तरफ देखता है और नवल जब तक कुछ बोलता उससे पहले ही वह लड़की अंदर आते हुए कहती है, आई एम एनी, स्मिथ की बेटी हूँ मैं और उनकी जगह आज मैं ही मीटिंग अटेंड करूँगी। नील का चेहरा सुनकर ज़रा सख्त हो गया और कहा, तो इन्फॉर्म मुझे पहले क्यों नहीं किया गया? बताया क्यों नहीं कि मीटिंग आप अटेंड करेंगे? हाँ, डैड ही आ रहे थे
पर ऐन वक्त पर मैंने हाँ कह दिया। और क्या है कि अब डैड का बिजनेस मैं ही संभालूंगी, तो क्लाइंट और मीटिंग मुझे ही संभालने होंगे, मुझे अटेंड करने होंगे ना। और आपकी तरह यह मेरा भी पहला ही बिजनेस मीटिंग है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू बोथ ऑफ अस। यह मेरा पहला बिजनेस मीटिंग नहीं है, नील ने आंखें छोटी कर जरा सख्त लहजे में कहा। हाँ हाँ समझ गई, पर पापा के बिजनेस संभालने के बाद यह पहला मीटिंग है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज़ हैव अ सीट। और नील सामने चेयर पर बैठने का इशारा करता है तो वह बैठ जाती है, साथ में नील भी और बाकी स्टाफ भी। दोनों अपना अपना प्रपोजल रखते हैं, डिस्कस होती है और दोनों की मंजूरी मिली। मीटिंग में अग्निहोत्री टेक्सटाइल को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए वह इन्वेस्ट करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे और मुनाफे को 50-50% डिवाइड करने की बात हुई और दोनों ने ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। कुछ देर में जब मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ उपस्थित बाकी स्टाफ बाहर गए, नवल भी चला गया, तो नील भी उठकर खड़े होते हुए कहा, मिस एनी, हम दोनों का पहला मीटिंग सक्सेसफुल रहा, तो चलिए इसी खुशी में हम साथ में लंच करते हैं। तो चलिए लंच रेडी है, होटल चलते हैं। या ऑफ कोर्स, बोलकर एनी बाहर जाने के बजाय सीधा उसके गले में बाहें डाल दी और उसकी टाई पकड़कर पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। नील उसके ऊपर थोड़ा झुक गया तो वो उसके जॉ लाइन को बड़ी नज़ाकत से टच करने लगी, जिससे उसका तन बदन से हर गया और वह थूक निगलते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है, दूर हटो तुम मुझसे। यह ध्यान रहे कि हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, तो हद में रहें। मिस्टर नील, यह बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं इसे। और आप तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ। एनी ने एक भौं उठाते हुए कहा, जस्ट शट अप, दोबारा ऐसी बातें और हरकतें बिल्कुल मत करना। और यह प्यार है तुम्हारी नज़र में? पहली बार मिली और किसी से इस तरह चिपक जाना, ऐसी बेहूदगी भरी हरकत करना, इसको प्यार कहती हो तुम? नील ने अपनी भौहें उछालते हुए कहा। उसने नील के होठों पर नज़ाकत से अपनी उंगली फिराते हुए कहा, चिल बेबी चिल। और यह कोई बदतमीजी नहीं, यह भी मेरे प्यार जताने का एक तरीका है। पर प्यार एक तरफा तो होता नहीं और मैं आपसे प्यार नहीं करता, तो मैं कहाँ आपको जीवन भर के लिए बांध रही हूँ। मुझे ऐसा प्यार चाहिए भी नहीं जो किसी एक के साथ बांध कर रख दे, और कभी करना भी नहीं। वॉट? मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहती हैं आप? नॉटी बॉय, इतने नादान तो हो नहीं तुम, फिर भी बता देती हूँ। यही कि चलिए दिन के उजाले में हम होटल में लंच करते हैं और रात के अंधेरे में, मेरा मतलब आज की रात हम साथ में बिताएंगे होटल के कमरे में। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नील सकपका गया। यह क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, क्यों नहीं? आपकी भी पहली मीटिंग है और मेरी भी। आपको भी सक्सेस होना है और मुझे भी। हाँ, मुझे सक्सेस होना है, पर इस तरह नहीं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कितने भले हो तुम। देखो, मुझे आपके बिजनेस से ज़्यादा आप में क्या क्या कहना चाह रही हो? अरे मीटिंग तो बहाना है, असल में मुझे आपको पाना है, आपसे मिलना है, आपको फील करना है। पता है, पापा इस मीटिंग के लिए आ रहे थे, लेकिन जब मैंने आपके बारे में सुना और आपका फ़ोटो देखा तो ओह, क्या कहूँ, मैं तो पागल हो गई आपसे मिलने के लिए, आपको फील करने के लिए। और मेरी यह पागलपंथी तभी ख़त्म होगी जब मैं आपको फील करूँगी, आपकी बाहों में रहूँगी, आपके करीब, बेहद करीब। वह लड़की नील के चेहरे से अपना चेहरा लगभग सटाते हुए बोली। नील ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आप कैसे लड़के हो यह मुझे अच्छी तरह से पता है। जिस कॉलेज में आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर रह चुकी हूँ। आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है और मुझे आपको पाना है, बस एक रात के लिए।
और यह मत भूलिए, मुझे ठुकराकर आप अपना बिजनेस खो सकते हैं। जिस बिजनेस को आप इंटरनेशनल मार्केट में फैलाने के लिए सोच रहे हैं वह नेशनल मार्केट में भी नहीं टिक पाएगी। और ये कोई भी समझदार इंसान यह नहीं चाहेगा कि बिजनेस वर्ल्ड में पैर रखते ही पहली बार में इतना बड़ा नुकसान हो। अगर आप मान लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी कंपनी टॉप पर रहेगी। नील भी उसी कैटेगरी का था तो उसे भी ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं हुई और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वह जो संभव था वह सब करने को तैयार था। आखिर उसे भी अच्छे बिजनेसमैन में शामिल होना था तो इसके लिए वह तैयार हो गया और तुरंत उसने कहा, मुझे यह मंजूर है। तो फिर ठीक है, आज की रात बेहद खास होगी आपके साथ नील बेबी। शर्ट के खुले बटन से दिख रहे चेस्ट पर उंगलियां फिराते हुए एनी ने कहा। उसने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर जरा हौले से झटक दिया। ओके, आप जो भी कहें, पर मिलते हैं टुडे नाइट। बोलकर वह एक आंख दबा दी और वह लड़की कमरे से बाहर निकल गई। नील वहीं खड़ा एक कुटिल हंसी हंसता रह गया। फिर कुछ देर में नील भी उसके साथ लंच करने के लिए निकल गया। वह अभी होटल में लंच करने के लिए बैठा ही था कि तभी उसकी भाभी का फ़ोन आता है घर आने के लिए। क्यों भाभी, घर क्यों आना है अभी? कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ, अर्जेंट बात करनी है नील। भाभी, मैं फ़िलहाल बिजी हूँ, आज रात को घर आकर बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं मम्मी जी को बता देती हूँ कि तुम नहीं आ रहे हो। ओके भाभी। दूसरी तरफ उसी शहर में एक बड़ा बंगला जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था दुबे निवास। वहाँ करीब 25 वर्षीय एक लड़की रसोई में तेज़ी से हाथ चलाकर काम कर रही है और एक गाना भी गुनगुना रही है। तभी माँ बाहर से चिल्लाकर कहती है, लंच का समय हो चुका है, ज़रा तेज़ी से हाथ चलाना। यूँ गाना गाकर तुम काम करती रही तब तो हो गया कल्याण। सब कर लिए लंच और गाने के चक्कर में खाना खराब न हो, नमक मिर्च का खास ख्याल रहे। आटा गूँथ रही वह लड़की अपने हाथों से बाल को सुलझाते हुए कहा, मम्मा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ऑन टाइम फिनिश कर दूंगी मैं। वही उसकी हेल्प कर रहा रामू काका भी तेज़ी से हाथ चलाने लगे। और यह खाना बना रही लड़की कोई और नहीं, इस घर की बड़ी बेटी पिया थी, जिसकी उम्र करीब 25 साल, 5'6" हाइट, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, गुलाबी होंठ और कमर तक आ रहे लंबे बाल दिखने में बहुत ही प्यारी, मासूम, खूबसूरत और शांत थी। यूँ तो घर में खाना बनाने के लिए कुक था, पर फिर भी रसोई में वह ज़रूर जाती खाना बनाने, या यूँ कहे तो घर के हर सदस्य को उसके हाथ का खाना पसंद है और वह सबका पसंद जानती भी है। चाहे कितने भी लोगों का खाना क्यों न बनाना हो, कितने भी गेस्ट क्यों ना आ जाए, बिना परेशान हुए वो बड़ी तन्मयता से खाना बनाती है। बस यही है कि जब भी वह खाना बनाती है या कोई भी काम करती है तब धीरे धीरे कोई ना कोई गाना गुनगुनाती रहती है। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और वह लड़की रामू काका के साथ सबको लंच परोसने लगती है। उसी रात होटल के एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के बाहों में खोए हुए थे। कमरे का वातावरण बिल्कुल शांत था। अगर शोर थी तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की सिसकियों की, उनके रोमांटिक आवाज़ और गहरी सांसों की आवाज़ दीवार से टकरा रही थी, कमरे में गूंज रही थी। और यह दोनों कोई और नहीं, नील और एनी ही थे। कुछ देर बाद दोनों के काम क्रीड़ा अपने अंतिम चरण में पहुँचे और वे दोनों ही अलग होकर बिस्तर पर निढाल हो गए। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। तभी नील का फ़ोन घनघना उठा। पहले वह फ़ोन को इग्नोर करना चाहा, लेकिन याद आया कि भाभी ने जल्दी आने के लिए कहा था, तो उठकर फ़ोन देखा, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। नील फिर से फ़ोन लगाने लगा, लेकिन एनी ने उसका हाथ से फ़ोन छीनकर टेबल पर रख दिया। नील, हम जिस काम के लिए आए हैं उसी में अपना समय उपयोग करो ना, फ़िलहाल फ़ोन रहने दो।
नील ने सख्ती से उसकी तरफ देखा और कहा, घर से फ़ोन है, ज़रूरी कॉल होगा। मुझे घर जाना होगा, 12 बजने को आ गए हैं रात के। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ है? पिछले 2 घंटे से एक दूसरे की बाहों में थे हम। अब तुम भी घर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। ओह कम ऑन नील, 2 घंटे हो गए, भला यह भी क्या ज़्यादा होते हैं? और इतने में ही तुम थक गए? यह मत बोलो, आज की सारी रात हम एक साथ बिताने का प्रॉमिस किए थे। उसकी बात सुनकर नील को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर फिर कहा, अब नहीं, मुझे घर जाना होगा। फिलहाल तो तुम घर नहीं जाओगे, क्योंकि आज की रात सिर्फ तुम मुझे दोगे। तुम्हारी यह रात सिर्फ मेरे लिए होगी। नहीं अब और नहीं, मुझे देर हो जाएगी, घर जाना है। दिन में ही भाभी ने आने के लिए कॉल किया था मुझे। अपने मम्मी पापा से कुछ अर्जेंट बातें करनी है और फिर पापा को भी इस मीटिंग के बारे में बताना था, बात करनी थी। हमें निकलना होगा। नील सीधे सीधे कहो ना, अब तुम्हारे अंदर स्टेमिना ही नहीं बचा है जो तुम मुझे खुश कर सको, संतुष्ट कर सको। इसलिए तो तुम बहाना बनाकर निकलना चाह रहे हो। एनी ने उसकी आंखों में देखकर चैलेंज भरे लहजे में कहा। नील ने हल्का सा दांत पर दांत बिठाकर सर्द आंखों से उसे एक पल के लिए देखा और उसके होठों पर अगले ही पल टूट पड़ा और दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में खो गए। जब नील ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो इधर पापा अंकित जी ने फ़ोन बेड पर ज़ोर से फेंक दिया और लेट गया। यह लड़का सुधर नहीं सकता। क्या हुआ? यह आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं? पत्नी किरण जी ने उठकर बैठते हुए पूछा। क्या बड़बड़ा रहा हूँ? रात के देखो 12 बजने को आ गए। उसको कहा था जल्दी घर आने के लिए। बड़ी बहू ने फ़ोन भी किया तो भी वह लौटा नहीं। हाँ तो कहीं काम में रह गया होगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? किरण जी शांत लहजे में कहा। अपने बेटे की हरकतों पर पर्दा मत डालो किरण, वह तुम्हें भी पता है वह कहाँ बिजी होगा। कैसा बेटा है तुम्हारा? सिर्फ मेरा, आपका नहीं? और क्या करेंगे, आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। इसलिए तो जल्द से उसकी हरकतों पर लगाम लगाना चाहता हूँ। मैंने कह दिया है दुबे जी को, कल ही हम उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करनी थी और इसलिए जल्दी बुलाया था घर, लेकिन वह आया नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है हमारा बेटा शादी के लिए राज़ी होगा? होगा, अवश्य होगा। तुम्हें क्या लगता है अपना बिजनेस मैंने उसे यूं ही संभालने के लिए नहीं दिया है? ठीक है, पर आपने सत्येंद्र बाबू को बता तो दिए हैं ना कि हम कल आ रहे हैं? हाँ हाँ कह दिए हैं, हम लंच उनके घर पर ही करेंगे कल। दूसरी तरफ दुबे निवास में सत्येंद्र जी और उनकी पत्नी सपना दोनों बातें कर रहे थे। कल अग्निहोत्री जी आ रहे हैं हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर। उन्होंने फ़ोन किया था, वह अपने छोटे बेटे की शादी करना चाहते हैं, तो कल तैयारी अच्छे से कर लेना और बिटिया पिया को कहना कि अच्छे से रेडी हो जाए। हमें उम्मीद है यह रिश्ता हो ही जाएगा। सुनकर सपना जी का मुंह बन गया। अरे तुम इस तरह मुंह क्यों बना रही हो? सत्येंद्र, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इतने बड़े घर से रिश्ता आ रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि अपनी छोटी बेटी जिया के लिए वह लड़का पसंद करूँ, उसका रिश्ता तय कर दूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है सपना। अरे बड़ी बेटी के रहते पहले छोटी बेटी का ब्याह हो जाए, भला यह ठीक लगता है? और अपनी जिया तैयार भी होगी और समाज के लोग क्या कहेंगे फिर? लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे बस अपनी बेटी की परवाह है। मैं चाहती हूँ इतने बड़े घर में अपनी बेटी जिया की शादी हो, ना कि पिया की। पर दोनों अपनी ही बेटी है। नहीं, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है जिया, वह हमारी बेटी नहीं। नहीं, तुम कुछ भी कहो, पर बड़ी बेटी के रहते हम छोटी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। अरे किस्मत में लिखा रहा, भगवान ने चाहा तो उसे भी अच्छा घर परिवार मिलेगा। फिर जिया तो भी पढ़ाई ही कर रही है, उसकी पढ़ाई तो पूरी होने दो। आप जो भी कहे, पर मैं पिया की शादी उससे इतने बड़े घर परिवार में तो नहीं होने दूंगी।
सपना जी ने मन ही मन कहा और करवटें बदल कर सो गई। इधर होटल के कमरे में दोनों एक दूजे की बाहों में खोए हुए थे और कुछ ही देर बाद एनी बेदम होकर उसकी बाहों से दूर होती है और बगल में निढाल होकर लेट जाती है। नील ने उसे देखा और उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिख रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आइंदा नील अग्निहोत्री को चैलेंज करने के लिए 2 बार सोच लेना, क्योंकि किसी के दिए चैलेंज के लिए तो मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, फिर दूसरे की जान की तो भूल ही जाओ। बोलकर वह बेड से उतरा और अपने कपड़े पहनने लगा। एनी अभी भी बिस्तर पर यूं ही लेटी हुई थी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह उठकर कपड़े लेकर पहन सके। तब नील ने उसके कपड़े उसके ऊपर फेंका और कहा, डू फास्ट, जल्दी पहनो इसे, अब हम निकल रहे हैं। एनी उठी और धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने लगी और दर्द भरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नील, आई लाइक योर मूव्स, आई लाइक इट। पर नील ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वह कपड़े पहन लिया, हाथ में घड़ी बांधी, मोबाइल लिया और निकल गया। तब पीछे से एनी भी निकल गई। देर रात को नील घर के लिए निकल जाता है। उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले अग्निहोत्री मैंशन के सामने रुकती है। गार्ड ने डोर खोला और वह कार लेकर अंदर आ गया। फिर पार्किंग में कार लगाकर वह घर के अंदर जाता है। वह अभी अपने कमरे में जा रहा होता है, तभी उसकी भाभी रसोई से पानी का जग लिए निकल रही थी। नील की जब नज़र भाभी पर पड़ी तो धीरे से आवाज़ लगाई, भाभी, भाभी, कोमल भाभी। उसने तुरंत आवाज़ की तरफ देखा। अरे छोटे, आप अभी आ रहे हैं ऑफिस से? बोलते हुए वह उसके पास आ गई थी अब तक। हाँ भाभी, थोड़ा अर्जेंट काम था इसलिए देर हो गई। दिन में क्यों फ़ोन कर रही थी? अचानक क्या बात हो गई? छोटे, क्या बात हो गई है तो कल सुबह पता चलेगा। अब पापा जी बताएंगे क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कॉल करने के लिए, तो किया मैंने। और कैसी रही मीटिंग आपकी? अच्छी रही भाभी, बहुत अच्छी। और हमारी डील भी पक्की हो गई। अब हम साथ में काम करेंगे और हमारा जो बिजनेस है अग्निहोत्री टेक्सटाइल्स बहुत जल्द इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगा, उसने धीरे से कहा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें तो पहले ही लग रहा था और तुम्हारे भैया भी कह रहे थे, छोटे आ गया तो काम पूरा करके ही रहेगा। थैंक यू आप दोनों का इतना विश्वास करने के लिए। अच्छा, अभी जाकर आराम करो, बहुत देर हो गई है। इतनी देर रात गए, आवाज़ किसी ने सुन लिया तो सब चौंक जाएंगे। जाओ, कल सुबह बात करना। ठीक है भाभी, गुड नाइट। वैसे तुम कुछ खाओगे? नहीं भाभी। पानी पियोगे? नहीं, शायद कमरे में तो रखा ही होगा। ओके, बोलकर वह अपने कमरे में चला गया सोने। इधर एनी अपने घर पहुंची तो पापा ने पूछा, कैसा रहा बेटा मीटिंग? अच्छा रहा पापा। तो मतलब अब आप संभाल लेंगे? ऑफ कोर्स डैड, और अब आप टेंशन मत लीजिए। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। इधर अगली सुबह पापा अंकित जी उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले यही पूछा बहू कोमल से कि कोमल बेटा, यह लड़का नील आया? जी पापा। कब आया? देर रात को आए। ठीक है, मैं आकर उससे बात करता हूँ, बोलकर वह बाहर वॉक करने निकल गए। इधर पापा जी बाहर निकले और उधर नील भी जग गया। रात में देर से सोने के बावजूद भी वह सुबह जल्दी उठ गया। कल वह पापा से बात नहीं कर पाया था मीटिंग के बारे में, तो आज बात करनी थी। वह कमरे में गया और माँ को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा, पापा कहाँ हैं? बेटा, वो तो अभी बाहर वॉक करने गए हैं। चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ, नाश्ते के समय ही बात कर लेना। वह लड़की देखने वाली बात करने लगी, लेकिन फिर चुप रह गई। तब वह फ्रेश हो गया और जिम में चला गया और घंटों तक जिम में पसीना बहाने के बाद वह फ्रेश होकर ऑफिस के लिए रेडी हुआ और बाहर निकला। सब टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ चुके थे।
सिवाय पापा के, तो वो भी आकर बैठ गया। वह भाई युवान के बगल में बैठा तो भाई ने पीठ पर एक धौल जमाकर कहा, बधाई हो छोटे, आखिर तुमने यह डील पक्की कर ली। थैंक्स ब्रो। और आपका कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं उस कामकाज की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तो फिर मैं समझा नहीं। भाई मैं बोल रहा था कि कब तक मैं ही छोटे रहूँगा? कोई मुझसे भी तो छोटा आना चाहिए ना इस घर में। मेरा मतलब मैं चाचू कब बनूँगा और मम्मी पापा दादा दादी कब बनेंगे? 2 साल होने को आ गया आपकी शादी को। आखिर आप दोनों कर क्या रहे हो? अरे अपने साथ साथ जल्दी जल्दी सबके रिश्तों को प्रमोट करो। खुद भी माँ बाप बनो और हमें भी चाचू और मम्मी पापा को दादा दादी बनाओ। क्या मम्मी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। लेकिन टेबल पर नाश्ता लगा रही भाभी कोमल सुनकर अब तक उसका कान पकड़ चुकी थी। बस दूसरे को सजेस्ट करते रहो, अपना भी बताओ। तुम कब शादी कर रहे हो? कब इस घर की छोटी बहू को ला रहे हो? आखिर कब तक मैं अकेली बहू रहूं, इस घर की जिम्मेदारी संभालती रहूं? अगर कोई है तो लेकर आओ बहू बनाकर, मैं भी जेठानी बनाकर देवरानी पर हुक्म चलाऊं। पर किसको लाऊं? अरे मेरी देवरानी को, और किसको? भाभी आप बहुत भोली हो। तभी युवान ने कहा, कोमल, इसके कहने का मतलब है कि कोई एक नहीं है जो यह लेकर आएगा। हैं? ये बात है? रुक जा बेटा, बहुत हो गई मनमानी तुम्हारी। अभी पापा जी से बोलकर तुम पर नकेल कसने को कहती हूँ। नहीं भाभी प्लीज़, ऐसा कुछ मत करो, कुछ मत बोलना। अब तो ऐसा होकर रहेगा बेटा। तुम पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। किरण जी ने भी हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, सब तो आ गए, लेकिन पापा कहाँ हैं? अब तक नाश्ते का टाइम भी हो गया है। मुझे ऑफिस भी जाना है। उनसे कल ही मीटिंग और डील के बारे में डिस्कस करना था। और पापा को भी क्या बात करनी थी मुझसे? अरे रुक जा छोटे, इतना परेशान मत हो। पापा अभी आ ही रहे होंगे। आ ही रहे होंगे नहीं, मैं आ गया, चेयर पर बैठते हुए अंकित जी ने कहा। नील ने गुड मॉर्निंग विश किया और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, जो ट्राउज़र और टी शर्ट में थे। नील ने चौंक कर पूछा, पापा आप अब तक रेडी नहीं हुए? आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं? नहीं, आज नहीं जाना है। पर क्यों? वह मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। फिलहाल ये बताओ, कैसी रही कल की मीटिंग और यह डील? बहुत अच्छी रही पापा। और मिस्टर स्मिथ नहीं आए, उनकी बेटी ही आई थी। मिस्टर स्मिथ की जगह अब उनका बिजनेस भी उनकी बेटी संभालेगी। पापा ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा और चेहरे को भांपते हुए कहा, तुम ऑफिस जा रहे हो? जी पापा। आज मत जाओ। पर क्यों पापा, जाना ज़रूरी है। हाँ, पर आज हम कहीं और जा रहे हैं। कहीं और मतलब? हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। मतलब? समझा नहीं। नील ने सैंडविच उठाते हुए पूछा। लड़की क्यों देखने जाते हैं? शादी के लिए, युवान ने कहा। हाँ, तुम्हारे लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं हम। व्हाट? पर आपने किससे पूछकर शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं? नील ने जरा सख्ती से कहा। नील, आवाज़ नीचे रखो, किरण जी ने तुरंत डपट दिया बीच में ही। तो अंकित जी ने उससे भी ज़्यादा सख्ती से कहा, किससे पूछकर मतलब? किसी से नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूँ और इस घर का गार्जियन हूँ, तो मैं कोई भी डिसीजन खुद ले सकता हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं तुमसे पूछ कर लूँगा। हाँ पापा, लेकिन यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है। हाँ, इस घर का गार्जियन अब तक मैं हूँ, समझे तुम? तो मुझे क्या करना है और कब, यह मैं डिसाइड करूँगा, तुम लोग नहीं। मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। अब तुम चलोगे तो भी, नहीं चलोगे तो भी, हम लड़की देखने जा रहे हैं। हमारे मित्र मिस्टर दुबे की बेटी है। अच्छी पढ़ी लिखी और बहुत शांत सुशील सुलझी हुई लड़की है।
मैं देख चुका हूँ उसे, एक बार तुम भी जाकर मिल लो ताकि जल्द से जल्द हम आगे की बात करेंगे। नील सैंडविच प्लेट में रख कर उठ खड़ा हुआ। किरण जी ने फिर डांट दिया, बैठो चुपचाप, बैठो। यह उठकर बीच में खड़े नहीं होते, खाना का अपमान मत करो। वह बैठ गया, फिर झुंझलाते हुए कहा, पर इतनी जल्दी शादी क्यों? जल्दी कहाँ है? 27 साल के हो चुके हो तुम, तो शादी करके घर बसा लो, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। निश्चिंत हो जाएंगे क्या? मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? जो भी कर रहे हो, पर मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आज हम लड़की देखने जा रहे हैं और हमने टाइम दे दिया है। नाश्ता करो और अगर ऑफिस जाना भी है तो फिर लंच के समय उनके घर पर आ जाना। आज हम लंच वहीं करेंगे, तो वहीं आ जाना। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब नहीं चलने वाली। हाँ छोटे पापा सही कह रहे हैं। वाह भाई, आप तो खुद लव मैरिज किए और मैं अरेंज मैरिज कर लूँ? अरे मैंने तो पूछा कई बार कि कोई है तुम्हारी लाइफ में तो बताओ हमें, पर तब तो तुमने कहा कि ऐसा कोई नहीं है लाइफ में। तभी तो हमने देखना शुरू किया। अपने तरीके से नील ने काफ़ी विरोध किया, पर इसके बावजूद भी नील का बस नहीं चला। पापा की बात माननी पड़ी। वैसे नील भी, बाकी कैसा भी व्यवहार हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में वह कैसा भी था, पर पर्सनल लाइफ में वह अपने पिता की बात कभी नहीं टालता था। उनका कहा हमेशा मानता ही था। या कहे तो पापा भी इतने स्ट्रिक्ट थे कि अपनी बात मनवा कर ही रहते थे। इसलिए शायद वह आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, इतनी कम उम्र में ही। पर अचानक शादी का निर्णय सुनकर वह थोड़ा परेशान हो गया। तब बड़े भाई युवान ने कहा, अरे मान जा छोटे, क्यों इतना परेशान हो रहा है? अब पापा लड़की देखे हैं तुम्हारे लिए तो अच्छी ही होगी। चलो चलकर एक बार देखो तो कम से कम, फिर आगे तुम्हारा निर्णय। ओके ठीक है डैड, मैं रेडी हूँ, लेकिन हाँ मेरी भी एक शर्त है। लड़की मुझे पसंद आएगी तभी मैं इस रिश्ते के लिए तैयार होऊंगा, वरना नहीं। ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं। वह बच्ची इतनी खूबसूरत है, इतनी सुशील है कि देखेगा तो एक बार में पसंद आ ही जाएगी। पर नील आगे कुछ नहीं बोला और ज़रा गुस्से में वह टेबल से उठकर अपने कमरे में चला गया। आज ऑफिस नहीं गया तो नवल को सारा काम समझा दिया और अपने कमरे में बैठकर ही लैपटॉप पर काम करने लगा। इधर दुबे निवास में आज अग्निहोत्री जी की फैमिली लंच पर आने वाली थी। पिया के लिए रिश्ते की बात करने तो सुबह से ही घर में थोड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। घर में थोड़े बहुत साज सज्जा के साथ लंच में तरह तरह के खाने और पकवान बनाए जा रहे थे। बहुत हद तक तैयारी रामू काका की मदद से पिया ने ही किया। तभी माँ सपना ने आकर कहा, जाओ तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, कोई ढंग के कपड़े पहन लो। हाँ माँ। तब तक उनकी दादी वंदना जी ने कहा, पिया आज मैं मंदिर नहीं गई, नहीं लेकर जाएगी क्या? हाँ दादी, लेकर चल रही हूँ ना। अरे तू कहाँ जाएगी? आज घर पर गेस्ट आ रहे हैं, तो घर में रह, इतना काम भी है, कहाँ जा रही है? और माँ जी आप घर में पूजा कर लीजिए ना, रोज़ तो मंदिर जाती ही हैं, आज नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा? मैं रोज़ जाती हूँ इसलिए तो मैं यह क्रम तोड़ना नहीं चाहती, और आज तो मैं अवश्य जाऊँगी। इतना महत्वपूर्ण दिन मैं भूल नहीं सकती, वंदना जी ने मन में कहा। फिर बोली, अरे परेशान मत हो, मैं यूँ जाऊँगी और यूँ आ जाऊँगी। हाँ दादी, मैं चलती हूँ। जिया और पार्थ भी घर पर नहीं हैं जो लेकर चले जाते। ठीक है, जल्दी आना। तब पिया ने गुलाबी कलर का सलवार कुर्ता पहना और दुपट्टा लिया, बाल बनाकर फूल की थाली ली और दादी का हाथ पकड़ घर के पास वाले भोले बाबा के मंदिर में चली गई। इधर नील के घर में सब दुबे जी के घर जाने की तैयारी में जुटे थे। तभी माँ किरण जी ने कहा, अरे रिश्ता तो लगभग तय ही समझो, तो क्या हम खाली हाथ जाएंगे? कुछ शगुन का सामान ले लेते अपनी होने वाली बहू के लिए।
हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे कोमल, जाओ तो तुम और युवान दोनों मिलकर जाकर फटाफट उसके लिए कपड़े और कुछ नेल का सामान लेकर आ जाओ। जाओ जल्दी बाजार जाओ बेटा। ठीक है मम्मी, मैं चली जाती हूँ। युवान, चलो ना, कार से जल्दी आ जाएंगे। अभी निकलना भी है कुछ देर में, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर वह दोनों मार्केट के लिए निकल पड़े। वह जाने लगे कि रास्ते में भोले बाबा का मंदिर देखकर कोमल ने कहा, युव, रुको ना, मैं ज़रा मंदिर में जाकर दर्शन कर लेती हूँ। ठीक है, तुम कर लो। तुम चल रहे हो? अरे मैं अब तक नहाया भी नहीं हूँ। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मैं यहीं कार के पास अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। तुम दर्शन करके आओ। वह मंदिर में जाकर दर्शन कर वापस आ रही थी, तभी पिया अपनी दादी वंदना जी का हाथ पकड़ पूजा खत्म कर वो बाहर निकल रही थी। फिर वहाँ मंदिर के किनारे बैठे भिखारी और उनके बच्चों को फ्रूट और खाने का सामान बांटने लगी। और जब हो गया तो फिर दादी की बाह पकड़ वह घर के लिए निकलने लगी। तभी कोमल पूजा कर जा रही थी। वह रोड क्रॉस कर जाने लगी कि अचानक बीच रोड पर उसका सैंडल मुड़ गया और उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई। तब तक दोनों तरफ से गाड़ी आने लगी और पैर ऐसा मुड़ गया कि वह उठ नहीं पा रही थी। तभी पिया की नज़र उस पर पड़ गई और दादी को कार में बिठाया। वह भाग कर आई और उसकी बाह पकड़ खींच कर उठा दिया और साइड में ले आई। तब तक युवान भी भाग कर आया। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आपका। तब तक उसे दादी की याद आई और वह अकेली खड़ी थी, तो पिया भागकर वहाँ चली गई। तब तक युवान आकर कोमल का हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? हाँ यू, ठीक हूँ मैं। कौन थी वह लड़की? भला हो जो मेरी जान की जान बचा ली उसने। बोलकर दोनों कार की तरफ बढ़ गया। कोमल अभी भी घबराई हुई थी, तो युवान ने उसके सर अपने गोद में रख लिया और माथा चूमते हुए कहा, परेशान मत हो, तुम ठीक हो। और वह कौन थी लड़की? मैंने देखा तो नहीं, पर जाने अनजाने में मेरे ऊपर बड़ा एहसान कर दिया। भगवान भला करे उसका। तुमने देखा उसे? हाँ देखा। तो ठीक है, आगे कभी दिखे तो थैंक यू ज़रूर बोल देना उसे। और फिर दोनों मार्केट जाकर शॉपिंग वगैरह किया और वापस घर लौट गया। नील का मन नहीं था शादी करने का, लड़की देखने जाने का, लेकिन पापा के सामने उसका बस नहीं चला और वह लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर में वे सभी दुबे जी के घर पहुंच चुके थे। सभी खुश थे। सत्येंद्र जी और उनका बेटा पार्थ भाग कर आया उन सब का स्वागत करने के लिए। अरे रहने दो बेटा, और सत्येंद्र रहने दो, हम अपने ही लोग हैं, अपना ही घर है, कोई बाहर वाले नहीं जो इतना हाय तौबा मचा रहे हो। रहने दो, बैठो आराम से, हम भी बैठ रहे हैं। और सभी बैठक रूम में सोफ़ा और चेयर पर बैठ गए। तब पार्थ ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। सत्येंद्र जी अंकित जी के गले लगे। वही नील बिल्कुल ही सामान्य था, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तभी किरण जी ने आंखें दिखाई तो नील ने सत्येंद्र जी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। तभी अंकित जी बोल पड़े, अरे झुककर प्रणाम करो, होने वाले ससुर जी हैं तुम्हारे, मतलब तुम्हारे दूसरे पापा, चलो आशीर्वाद लो। अरे नहीं भाई अंकित, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? आज के कल के बच्चे कहाँ पैर छूते हैं, और यह तो लंदन से लौटा है, कहाँ जानता होगा अपना यह इधर का रीति रिवाज कुछ भी। अरे नहीं छूते हैं से क्या मतलब है, अपना संस्कार है ये। और लंदन तो मुश्किल से कुछ सालों पहले पढ़ाई के लिए गया था, पला बढ़ा तो इधर ही है, जन्म तो इसका इधर ही हुआ है। दोनों बहस कर रहे थे, तब तक नील ने झुककर पैर छूकर प्रणाम किया। जीते रहो बेटे, खूब तरक्की करो, और बेटे बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। तुमने इंडिया आते ही पापा के बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लिया, अपने पहले ही मीटिंग में बाजी मार ली, सक्सेस रहा। थैंक यू अंकल, उसने बहुत ही रूखा जवाब दिया। सपना, पानी वानी लाओ भाई। अरे पानी वानी पियेंगे, पहले आओ बैठो, बातें करते हैं। और भाभी जी कहाँ हैं? सपना बैठक के दरवाजे पर ही ठिठक पड़ी थी नील को देखकर। जितना
बचपन में उसने देखा था उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। परिवार अमीर तो था ही, लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट, होशियार, तेज तर्रार लग रहा था। एक पल के लिए उसे पिया के लिए जलन हो लेने लगी और मन ही मन सोचने लगी, काश यह रिश्ता पिया के लिए नहीं जिया के लिए हो जाता। भगवान करे किसी तरह यह रिश्ता जिया से जुड़ जाए। तभी अंकित जी की नज़र दरवाजे पर गई और बोला, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते बोलते हुए सपना जी भी बैठक में आई और सबको हाथ जोड़ नमस्ते करने लगे, हाल चाल पूछने लगे। तभी अंकित जी ने कहा, पिया बेटी कहाँ है? अभी आ रही है। तभी सामने कोल्ड ड्रिंक का ट्रे लिए पिया आती दिखी। वह लैवेंडर कलर के सलवार कमीज पहनी थी, गले में दुपट्टा, कानों में छोटी छोटी बालियाँ, अपने कमर तक लंबे बाल को साइड मांग निकालकर चोटी गूंथ चुकी थी। लिप्स पर हल्के गुलाबी कलर के लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़रें उस पर ठहर गई सिवाय नील के। वह सिर झुकाकर फ़ोन में कुछ कर रहा था। तभी भाभी कोमल ने हौले से उसे चिमटी काट कर इशारा किया। तब तक पिया कोल्ड ड्रिंक का ट्रे लेकर बैठक में आ गई। सब ने अपना अपना गिलास उठाया। पिया अंतिम गिलास उठाकर नील को पकड़ाने लगी। नील ने गिलास लिया और जब तक उसकी तरफ देखता तभी बैठक के बाहर एक स्कूटी आकर रुकी और उस पर से एक लड़की सिर से हेलमेट उतार कर स्कूटी को पार्किंग में लगाया। वह लड़की कोई और नहीं, जिया थी, दुबे जी की छोटी बेटी। सबकी नज़र उधर गई लेकिन सब आपस में बात करने लगे, परंतु नील की नज़र अभी भी उसी तरफ थी। जिया एक हाथ में हेलमेट और दूसरे हाथ में अपना कॉलेज का बैग लिए घर के अंदर आने लगी। तभी नील की नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई और आंखें छोटी कर एक पल के लिए देखा, फिर जोर से कहा, हे यू आर जिया ना, एम आई राइट? जिया ने पलट कर एक पल के लिए देखा और कहा, या आई एम जिया, बट यू? हे नील, याद आ गया मुझे, तुम नील हो ना? हाय नील, हाउ आर यू? और यहाँ कैसे अचानक? इतने सालों बाद कहाँ गायब थे मिस्टर हैंडसम? मैं तो कॉलेज के उस प्रोजेक्ट के बाद आपको कितना याद किया, कितना ढूंढा, पर आप अचानक गायब हो गए। दोनों को बातें करते देख सबकी नज़र जिया पर चली गई। मैं कहीं गायब नहीं था, मैं तो यहाँ की पढ़ाई पूरी कर आगे की मास्टर की डिग्री के लिए लंदन चला गया। अभी कुछ 2 दिन पहले ही आया हूँ। तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? अभी भी उसी कॉलेज में हो? हे, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अब तक उसी कॉलेज में रहूँगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैं भी एमबीए कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। वाह, वेरी गुड। और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। वह काफ़ी खुश हो गया था। अब तक जो उदासी थी उसकी उदासी एकदम गायब हो चुकी थी। वहीं पिया कुछ देर तक नील की माँ और भाभी से बातें की, फिर अंदर कमरे में चली गई। इधर नील कुछ देर तक उससे बातें की, फिर हंसते हुए बैठक में आ गए और माँ पापा भाई के पास बैठकर बातें करने लगा। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, यह जानकर घर वाले खुश हुए और सत्येंद्र जी भी। तभी सपना ने कहा, चलिए लंच तैयार है, प्लीज़ आप सब टेबल पर आ जाइए ना। सभी उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। तब तक जिया भी फ्रेश होकर आ गई और नील के बगल वाले चेयर पर बैठ गई। नील अभी भी जिया से बातें कर रहा था और पुरानी यादें ताज़ा कर हंस रहा था। तभी कोमल ने हंसते हुए कहा, नील बाबू को बहुत अच्छी साली मिल गई, खूब जमेगी। यह सुनकर युवान जल भून गया। अरे साली मिल गई नहीं, पहले ही घुल मिल गई। तो आपको क्यों इतनी जलन हो रही है? क्योंकि मेरी कोई साली नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा ने तो सिर्फ तुम्हें पैदा कर स्टॉप कर दिया, अपना प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दिया हमेशा के लिए। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अरे मुझे कितना दुख है इस बात का। मेरा दुख कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा। चुपचाप मुंह बंद करके बैठो और खाने पर कंसंट्रेट करो। हाय, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी साली है। चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। अरे क्या गलत कहा? नील की साली तो मेरी भी साली ही हुई ना। तभी पिया सबकी थाली में खाना परोसने लगी और नील के थाली में भी। तब नील ने एक पल के लिए पिया की तरफ देखा और बिना कोई एक्सप्रेशन के फिर से
जिया से बातें करने लगा। कुछ देर में जब सब लंच करके वापस बैठक में आ गए आगे की बात करने के लिए, तब अंकित जी ने कहा, बेटा तुम्हें लड़की पसंद आई? नील ने तुरंत कहा, पापा पसंद आई नहीं बल्कि बहुत पसंद आई। मुझे नहीं पता था कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। मम्मी पापा भैया भाभी, अब मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंकित जी ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम लड़की को देखोगे तो ना नहीं बोल पाओगे। पसंद आई ना? पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जिया की बातें कर रहे हैं, उसे मेरे लिए पसंद किए हैं? मैं तो पहले ही खुशी खुशी तैयार हो जाता। पता है आपको, यह मेरे कॉलेज में ही थी, जूनियर थी मुझसे। हमने एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम किया था। तब मेरी क्रश थी, मुझे बहुत पसंद थी। और अचानक मुझे पढ़ाई के लिए लंदन जाना पड़ा और धीरे धीरे दिमाग से निकल गई। और आज देखा हूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डैड, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जितनी जल्दी हो सके तैयारी कर दीजिए। बेटे के मुंह से जिया का नाम सुनकर सब चौंक गए। सब बैठक में बातें कर रहे थे, तभी कोमल ने कहा, माँ मैं पिया से मिलकर आऊँ? हाँ मिल लो। आओ बेटा अंदर आओ, सत्येंद्र बाबू ने कहा और कोमल को लेकर अंदर आ गए। तो पिया भाग कर आई। नमस्ते भाभी बोला और उसे अपने कमरे में ले गई और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो कोमल ने कहा, अरे मुझे पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे बात करनी है। जी भाभी कहिए ना। आज सुबह मंदिर के पास रोड पर आप ही थी ना जिन्होंने मेरी मदद की? पिया ने हौले से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी जान बचाई। आपने ही मेरी हेल्प की, मुझे उठाया था। थैंक यू सो मच अगेन। बहुत अच्छी हैं आप। पता है, जब आप पहली बार कोल्ड ड्रिंक लेकर आई बैठक में, तब से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ। लेकिन मैं ज़रा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि तभी मैं आपका चेहरा ठीक से देख नहीं सकी। तभी मैंने आपकी कलाई पर बने उस मोर पंख को देखा और मुझे याद आया कि आप ही थी। आप जितनी खूबसूरत हैं, दिल से भी उतनी ही अच्छी हैं। मैं तो चाहूँगी कि जल्द से जल्द ही रिश्ता तय हो जाए और आप मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ जाए। पिया मुस्कुरा कर शर्माने लगी। बस बस, मेरे सामने इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं। मैं तो बस आपकी होने वाली जेठानी हूँ। मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मेरे देवर के सामने शर्माना। मैं अभी भेजती हूँ अपने देवर को। बात कर लीजिए, मैं बाहर जा रही हूँ। पिया हौले से मुस्कुरा उठी और मुस्कुराते हुए वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक पल में ही कोमल ने उसका और नील की जोड़ी को इमेजिन करने लगी और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए और बैठक में आकर किरण जी के बगल में बैठते हुए कहा, मम्मी बहुत सही लड़की चुनी है अपने छोटे के लिए। बहुत अच्छी है। जितने दिखने में खूबसूरत है उतनी ही दिल की भी अच्छी है। फिर देवर की तरफ देखते हुए कहा, बधाई हो छोटे, बहुत किस्मत वाले हो तुम। बहुत अच्छी लड़की मिलने जा रही है तुम्हें। अब जल्द से जल्द अंदर जाओ और मिल लो ताकि हम आगे बढ़े, आगे की बात कर सकें। परंतु बैठक में तो कुछ अलग ही बातें हो रही थी। सबके चेहरे पर तनाव था। कोमल चौंक गई कि क्या बात हो गई। तभी नील ने कहा, पापा हमें जिया पसंद है और हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, तो आप आगे की बात बढ़ा सकते हैं। सुनकर सभी चौंक गए। वहीं किरण जी ने भी चौंक कर देखा। बेटा तुम क्या कह रहे हो? हम तो उनकी बड़ी बेटी के लिए अपना रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ बेटा, हम उनकी बड़ी बेटी पिया के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। पर डैड, मुझे जिया से शादी करनी है। मुझे वही पसंद है और मैं उससे पहले से जानता भी हूँ। अब कोमल चौंक कर उठ खड़ी हुई। यह क्या कह रहे हो छोटे? और पापा सही कह रहे हैं। हम इस घर की बड़ी बेटी के लिए तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ भाभी, पर मुझे जिया पसंद है और पहले से मैं जानता भी हूँ उसे। हाँ तुम्हें पसंद है ठीक है, पर इससे एक बार बात तो कर लो, मिल तो लो।
मैं 100% श्योर हूँ कि तुमको जिया से ज़्यादा पसंद आएगी। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जिया बुरी लड़की है, लेकिन पिया से मिल लो। और बड़ी बहन के रहते भला छोटी बहन से शादी कैसे हो सकती है? और कैसे यह सब तैयार होंगे? क्यों नहीं हो सकती? और कैसे तैयार होंगे? तो वैसे ही जैसे बड़ी बेटी से शादी करने के लिए तैयार थे। पर बेटा, लोग समाज भी है ना, क्या कहेंगे? नील ने बात को बीच में काटते हुए कहा, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे लड़की पसंद आएगी तो ही शादी करूँगा। और मुझे जिया पसंद है, अगर शादी करूँगा तो उसी से। अगर आप लोगों को रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है तो इसी के साथ बढ़ाइए। भाई युवान ने भी समझाने की कोशिश की, पर वह बिल्कुल नहीं सुना। सब एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। किरण जी ने तो अपना माथा पकड़ लिया। किसी को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी किरण जी ने एक बार फिर शांति से कहा, अरे बेटा, बात समझो। हम उनकी बड़ी बेटी पिया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। उनके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तुमने देखा नहीं, वह ठंडा लेकर आई थी बच्ची, कितनी प्यारी सी दिख रही थी। अरे अभी खाना परोस रही थी। कितने शांत, सुशील, सुलझी हुई लड़की है। आजकल के समय में ऐसी लड़की मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद करो। किस्मत वाले होते हैं माता पिता, और वह लड़का भी, या कहें तो वह पूरा परिवार ही। नील ने सिर झटकते हुए कहा, माँ, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उसे जानता नहीं हूँ, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि जानूँ और देखूँ। और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि वह एक बुरी लड़की है। हो सकती है वह बहुत अच्छी है, जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल वैसा हो। पर मुझे जिया पसंद है, पहले भी पसंद थी और आज भी। अभी पसंद है तो मैं शादी तो उसी से करूँगा। अगर बात आगे बढ़ानी है तो उसी के साथ बढ़ाइए, वरना चलिए यहाँ से। तभी युवान ने कहा, छोटे, यह क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? तुम्हें पसंद है जिया, लेकिन तुम जिया को पसंद हो, यह भी बात तो बड़ी है ना। उससे भी पूछनी पड़ेगी ना। अगर घर वाले तैयार भी हो गए, मान लो तुम भी, तो उसे पसंद आना चाहिए ना। अब जाकर नील थोड़ा सा पका गया। बात तो सही थी, वह जिया को पसंद करता है। जिया उसको पसंद करती है या नहीं, यह तो उसने नहीं कहा, ना ही इसने पूछा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, अभी पूछ लीजिए। अरे, अभी तुम पूछोगे और अभी कैसे जवाब देगी? और वह भी लड़की कैसे बोल पाएगी? वह कैसे बोलेगी कि बड़ी बहन के लिए रिश्ता आया था और वह रिश्ता मुझे पसंद है? अब पापा अंकित जी ने रपट कर कहा, धीरे बोलो, और भला तुम्हें यह क्या सनक सवार हो गई है? बाहर से पढ़कर आया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? तुम्हारे अरे घर में बड़ी बेटी पड़ी रहेगी और छोटी की शादी हो जाएगी। अगर तुमने नहीं देखा, नहीं मिला, तो एक बार फिर से मिल लो। मैं अभी कहता हूँ सत्येंद्र से, पिया से अकेले में जाकर बात करके देखो। बहुत अच्छी लड़की है और वेल एजुकेटेड भी है। पापा, मैं कहाँ ये कह रहा हूँ कि वह बुरी है, पर मुझे जिया पसंद है। मुझे शादी तो जिया से ही करनी है। अब आपको जो ठीक लगे। अब सब एक दूसरे को देखने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे बेटे को समझाए। सत्येंद्र जी और सपना जी को कैसे बताएं, कैसे बात करें। युवान ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, अरे बड़ी बेटी परी रहेगी और छोटी बेटी का ब्याह हो जाए, भला समाज में लोग क्या कहेंगे, कितना हंसेंगे। वह मेरा लुकआउट नहीं है भाई। मुझे जो पसंद है उसी से शादी करूँगा, वरना चलिए यहाँ से। छोटे, तुम्हारे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तुम्हें पता है आज सुबह क्या हुआ? मैं मंदिर में भगवान का दर्शन कर जा रही थी तो रोड पर गिर गई, और जो लड़की ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है, पता है आपको कौन थी? यही पिया थी। हाँ युवान, वह पिया ही थी। मैं अभी बात करके आई हूँ। भाभी की बात सुनकर वह हौले से हंस पड़ा और कहा, भाभी, मैं कैसा हूँ? बहुत अच्छे हैं। और युवान भाई, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मान लो जब हम दोनों भाई ही अच्छे हैं, और अगर आपके पापा मुझसे शादी करने बोलते तो आप करते? शट अप, मुँह बंद रखो अपना। किरण जी, युवान
और अंकित जी तीनों एक साथ डांट दिए। वहीं कोमल चौंक कर देखने लगी, आंखें फाड़ कर। छोटे, यह क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तुम्हारे भाई से प्यार था, मैं उनसे प्यार करती थी, मुझे वो पसंद थे, तो मैंने उससे शादी की। वही तो भाभी, सोचने वाली बात है। हम दोनों भाई अच्छे हैं, पर आपने भाई से शादी की क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, वह आपको पसंद है इसलिए। वही, यह दोनों बहनें भी अच्छी है, पर मुझे जिया पसंद है, उसे मैं चूज कर रहा हूँ अपने लिए, और इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और हाँ, आप उसे जाकर पूछ सकते हैं कि मैं उसे पसंद हूँ या नहीं। अब सब शांत हो गए। कहीं ना कहीं बात तो उसकी सही थी। यह 2-4 दिन की बात नहीं थी, पूरे जीवन भर का सवाल है। तो उसे जो पसंद है उसके साथ वह आगे अपने जीवन में बढ़ेगा। सब सर पकड़ लिए। एक अलग ही तमाशा यहाँ खड़ा हो गया था। अंकित जी परेशान हो गए, क्या करें कैसे कहें, है तो अपना मित्र ही, लेकिन ठीक नहीं लग रहा। अब युवान भी पापा को समझाने लगा, पापा, इसका भी कहना सही है, वह शादी करने जा रहा है। पूरे जीवन भर की बात है, उसकी पसंद नापसंद शादी में होनी ही चाहिए। इसे जो पसंद है उसी के साथ शादी करना ठीक होगा, वरना इज्जत और अपनी जिद के चलते कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर पछताने के अलावा कुछ ना बचे। हमारे दबाव में और परिवार की इज्जत के चलते 2 लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाए। 2 परिवार में जो इतना अच्छा रिश्ता है, एक गलत शादी की वजह से उसमें दरार आ जाए। सत्येंद्र अंकल आपका दोस्त ही है, आप एक बार बात करके देखिए, मान गए तो ठीक है, वरना चलते हैं घर। पर मुझे भी अब नील की बातें सही लग रही है, हम अपनी पसंद ज़बरदस्ती उस पर थोप नहीं सकते। अब सबको युवान की बातें सही लगे और नील की भी मनोस्थिति समझने लगे। पर बात यहाँ ये थी कि सत्येंद्र जी से कैसे कहें। अब तक सत्येंद्र बाबू भी अंदर ही थे ताकि ये सब आपस में अच्छे से बात कर ले। कुछ देर बाद सत्येंद्र बाबू दोनों पति पत्नी बैठक में आए। हाँ भाई, आपस में बात कर ली आप सब ने, कैसी लगी हमारी पिया बेटी? और बेटा नील, अगर आपको अकेले में पिया से मिलना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर कुछ बातें करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं अभी पिया को बुलाता हूँ। पिया, पिया बेटा। पर अंकित जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि नज़रें फेर ली। अब क्या कहें कैसे कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी कोमल, किरण और युवान भी इधर उधर देखने लगे। कोई सत्येंद्र जी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। तब नील खुद बोलने लगा तो अंकित जी ने फिर जोर से डांट दिया। सत्येंद्र जी दोनों पति पत्नी चौंक गए। क्या हुआ भाई, आप इस तरह क्यों डांट रहे हो? सत्येंद्र, भाई कैसे कहूँ, बोला नहीं जा रहा है। अरे बोलो ना भाई, क्या बात है? अगर नील बेटों को पिया पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। अंकल, पापा मम्मी रिएक्ट नहीं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। मैं बोलूँ? तो सपना जी दोनों पति पत्नी ने हाँ में सिर हिला दिया। अंकल, मुझे जिया पसंद है, मैं उसे पहले से जानता हूँ, मेरे कॉलेज में थी, तो मैं जिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहे तो जिया से पूछ लीजिए क्या मैं उसे पसंद हूँ या नहीं। अगर नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। पर सॉरी अंकल, मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। उसने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ शब्दों में कह दिया। सुनकर सत्येंद्र बाबू शॉक्ड रह गए। वही सपना जी भी चौंकने की एक्टिंग की, लेकिन मन ही मन बेहद खुश हो गई। आखिर वह जो चाहती थी वह हो ही गया। मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया, आखिर तुमने मेरी सुन ली। वहीं धीरे लेकिन बेहद गुस्से में अंकित जी ने और किरण जी ने भी कहा, हम हैं न बात करने के लिए, तुम्हें इस तरह बात करने की क्या ज़रूरत है? पता है एक बेटी के पिता को ऐसी बातें सुनकर कितनी तकलीफ़ें होती हैं। अरे मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। जब कोई ये कहे कि मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं तो क्या बीतती है अच्छी तरह से जानता हूँ। और एक बार उस लड़की के बारे में भी तो सोचो। सत्येंद्र बाबू तो एक पल के लिए सोचने लगे, भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन तभी सपना जी ने कहा, ठीक है, हम अपनी बिटिया से बात करते हैं, जिया से।
अरे लेकिन सपना, अपनी बड़ी बेटी के लिए सोचो ना, उसके बारे में पहले हमें सोचना है। हाँ तो सोचेंगे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ में वहीं गहमा गहमी होने लगे। तब सत्येंद्र बाबू ने कहा, भाई हम अंदर से 2 मिनट में बात करके आपको बताते हैं। ठीक है भाई, तुम्हें जो ठीक लगे अब वही करना। मेरे बारे में या इसके बारे में सोचकर ज़बरदस्ती कोई डिसीजन मत लेना, ना ही अपने बच्चों पर थोपना। ऐसा नहीं होगा भाई, जो भी है हम अभी बात करके आते हैं, आपको बताते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अंदर गए तो कहा, नहीं, हमें रिश्ता नहीं करेंगे। बड़ी बेटी को होते हुए हम छोटी को कैसे ब्याह कर दें। अरे आपका दिमाग ठिकाने तो है, ज़रा सोच समझ कर काम कीजिए, बुद्धि से काम लीजिए। एक पिया तो नहीं है, जिया ही सही। किसी एक बेटी तो अच्छे घर में चली जाए, उसे परिवार में चली जाए, किसी का ब्याह हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। रही बात पिया की, तो उसके लिए भी आज से ही रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। अगर हो गया तो दोनों का एक ही दिन एक ही मंडप पर ब्याह कर देंगे, और क्या। और तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी पिया के लिए और रिश्ता मिल जाएगा। एक बार पिया के लिए सोचो, उसके ऊपर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि जो रिश्ता मेरे लिए आया था वह रिश्ता बहन को होने जा रहा है। तो अब इसमें हम सब की क्या गलती है। उसने पसंद जिया को किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम ज़बरदस्ती जिया की शादी करवा रहे हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए और इस रिश्ते को इनकार करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। रही पिया की बात तो हम समझा देंगे, बात कर लेंगे, लेकिन हाँ, जिया से तो पहले बात करनी होगी। हम बात कर लेते हैं। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्यों इनकार कर देगी, पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। इधर अपने कमरे में बैठी जिया नील के बारे में ही सोच रही थी, और नील की शादी पिया से होने जा रही है यह सोचकर मन में थोड़ी जलन सी भावना आ गई थी। इसलिए वह कमरे से बाहर नहीं निकली दोबारा। तभी सपना जी ने जिया को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें नील कैसा लग रहा है, कैसा लड़का है वह बात को समझी नहीं और मन में जलन की भावना भरा था तो कह दिया, है तो अच्छा, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं। क्यों, क्या हुआ, पिया को वह पसंद नहीं। सत्येंद्र जी कुछ बोलते उससे पहले ही सपना जी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पिया उसे पसंद नहीं। जिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अच्छा, पर क्यों। क्योंकि उसे तुम पसंद हो। सुनकर जिया को एक चैन और सुकून मिला, एक राहत मिली। चेहरे पर खुशियाँ साफ दिखाई देने लगी। फिर भी छुपाते हुए कहा, क्या मतलब, पिया पसंद नहीं। अरे मतलब ऐसा उसने कुछ नहीं कहा कि पसंद नहीं है, पर नील बोल रहा है कि वह तुम्हें पसंद करता है। अब हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ यह रिश्ता तय कर दे, अगर तुम्हें नील पसंद है तो। सुनकर जिया के मन में तो खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, मानो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। पर थोड़ी आँख भौं सिकोड़ लिया जानबूझकर, ताकि मम्मी पापा को ऐसा ना लगे कि मैं पहले से ही चाहती हूँ। तब पापा सत्येंद्र जी ने कहा, बेटा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं नील, तो हम सब के दबाव में आकर या हमारी फैमिली इज्जत का मान सम्मान के बारे में सोचकर तुम हाँ मत बोलना। जी नहीं पापा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी नील को जानती हूँ, ठीक ही है वह। सुनकर सपना जी को और खुशी मिली। वह जिया का सर सहलाने लगी। पर हाँ, एक बात, थोड़ा सा शादी का वक्त रखिएगा, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। ठीक है बेटा, तो हम बाहर जाकर बात करते हैं। ठीक है पापा, जाइए। सत्येंद्र जी और सपना जी बाहर निकले। सब ने उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। जिया को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनकर सब तो सामान्य रहे, लेकिन नील के चेहरे की पर खुशी आ गई। पर हाँ, उसका कहना है कि शादी का डेट थोड़ा आगे रखे, ताकि वह एक दूसरे को समझ सके। ओके अंकल, नो प्रॉब्लम। बाकी सब थोड़े उदास भी थे,
लेकिन जब बेटे ने कहा तो अंकित जी भी मान गए। मन ही मन किरण जी और कोमल जी बेहद दुखी हो रही थी। पिया के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या सोच रही होगी। वैसे भी कोई भी लड़की हो, शादी का नाम सुनते ही न जाने कितने सपने सजाने लगते हैं, कितने अरमान उमड़ पड़ते हैं। पर जब दोनों तैयार हो गए तो आखिर दोनों फैमिली को भी राज़ी होना पड़ा। वे भी राज़ी हो गए। तो ठीक है, हम शगुन का सामान लेकर आए थे, जिया बेटी को हम दे देते हैं और शगुन कर लेते हैं। फिर पंडित जी को बुलाकर कोई शुभ मुहूर्त देखकर सगाई कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप सबको ठीक लगे। फिर जिया जिस कपड़े में थी उसी में बुलाया और सोफ़ा पर ही नील और जिया को एक साथ बिठाकर किरण जी ने दोनों को टीका लगाया और फिर जिया के ऊपर अपने साथ लाई चुनरी ओढ़ा दिया और हाथ में कपड़े का पैकेट और एक ज्वेलरी बॉक्स रख दिया, जिसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड के नेकलेस थे और एक जोड़ी झुमके। इस तरह शगुन का रस्म हो गया और दोनों फैमिली ने पंडित जी से बात कर शुभ मुहूर्त देखकर सगाई करने की बात की। वहीं अपने कमरे में बैठी पिया को अब तक किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन बाहर बैठक में जो हलचल चल रही थी, बातें हो रही थी, थोड़ी बहुत उसे खिड़की से सुनाई दे रही थी और उसने जाकर खिड़की से जब देखा तो वह रस्म होते देख चौंक गई। मन ही मन सोचने लगी, यह रिश्ता तो शायद मेरे लिए आया था, पर शगुन का रस्म जिया को होते देखा तो न चाहते हुए भी आँखों से आंसू बह निकले।